चांदनी चौक प्रवीण खंडेलवाल। मेरी लगातार डॉक्टर हर्षवर्धन जी से बातचीत हो रही है और चुनाव के जो गुर हैं वो लगातार उनसे मुझे मिल रहे हैं कि दिल्ली नगर निगम नहीं है, ये दिल्ली नरक निगम बन गया है। ना करे नारायण, कोई अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो सैकड़ों की तादाद में लोगों की हत्या हो सकती है वहां पर। अरविंद केजरीवाल का दिल्ली और दिल्ली के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। आपने चोर बाजार का नाम सुना है? आपने सुना होगा कि चोर बाजार में बहुत महंगी महंगी चीजें सस्ते दामों पर बिकती है। वो गलतफहमी के शिकार है। मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को और संजय सिंह को जेल में किसने भेजा हुआ है? अरविंद केजरीवाल जी स्वयं चाहते हैं कि वो लोग जेल में रहे। बड़े बड़े वादे करके आए थे वो, हम भूले नहीं है उन दिनों को, जब अन्ना आंदोलन के बाद उन्होंने ये कहा कि मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा। अपने बच्चों की कसम खाई थी उन्होंने, उसके बाद वो राजनीति में भी आए। वो कौन से बच्चे थे जिनकी कसम खाई थी? वो बड़े चतुर हैं, उन्होंने अपने बच्चों की कसम नहीं खाई थी। नमस्कार, एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक प्रजापत। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रवीण खंडेलवाल जी, जो चांदनी चौक लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी बने हैं। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। 2 बार के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह का टिकट काटा गया और उसके बाद बीजेपी ने आपको मैदान में उतारा। डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली विधानसभा के चुनाव में कभी नहीं आ रहे और पोलियो पॉलिसी में उनकी उस पॉलिसी को पूरे भारत समेत पूरी दुनिया ने अपनाया, बावजूद उसके टिकट काटा गया। क्या चांदनी चौक की जनता नाराज है उनसे? देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और जैसा आपने स्वयं कहा कि पोलियो और काफ़ी अन्य चीज़ों में उन्होंने काफ़ी काम किया है। देश के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री के रूप में, इसके साथ साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में और उन्होंने दिल्ली के एक मंत्री के रूप में बहुत उल्लेखनीय काम किए हैं। हम सभी कार्यकर्ताओं के वो वरिष्ठ नेता हैं, मार्गदर्शक हैं और उनके नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। और क्योंकि संगठन का जो भी निर्णय होता है तो उस निर्णय की पालना हम सब कार्यकर्ता करते हैं। आपकी कुछ बात हुई टिकट कटने के बाद? क्योंकि टिकट कटने के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। माना यह जा रहा है कि वो काफ़ी नाराज है। नहीं, मेरी लगातार डॉक्टर हर्षवर्धन जी से बातचीत हो रही है और चुनाव के जो गुर हैं वो लगातार उनसे मुझे मिल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस कंस्टिट्यूंसी का एक लंबे समय तक प्रतिनिधित्व किया है। तो उनका मार्गदर्शन, उनकी राय समय समय पर मुझे लगातार मिल रही है। सर, इंटरव्यू की शुरुआत हम करेंगे तो इसमें दिल्ली की और खासकर विशेषकर चांदनी चौक की मुख्य समस्याओं से हमसे आपका इस इंटरव्यू में सवाल जवाब करेंगे। चांदनी चौक में सबसे बड़ी समस्या है सर पार्किंग। आप खुद व्यापारी संगठन से भी आते हैं और आपने देखा होगा कि किस तरह तंग गलियों में जो व्यापारी दिल्ली से अगल बगल के इलाकों से आते हैं, कुछ एनसीआर से आते हैं, तो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप जीत कर आते हैं तो आप व्यक्तिगत तौर पर क्या कदम उठाएंगे? देखिए, चांदनी चौक पूरे देश में एक वो ऐतिहासिक चुनाव क्षेत्र है जहां पर इतिहास की धरोहर है। पुरानी दिल्ली के नाम से पूरे देश भर में मशहूर चांदनी चौक की अपनी एक अलग तरीके की समस्याएं हैं। निश्चित रूप से ट्रैफिक उसके अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है और ट्रैफिक का परिचालन कैसे हो सही तरीके से और कौन कौन से ऐसे अल्टरनेट मोड हो सकते हैं ट्रांसपोर्ट के, जो लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान कम समय में लेकर के जाएं और जिससे ट्रैफिक बाधित भी ना हो, लोग समय से वहां पर पहुंच जाएं। इस प्रकार के विकल्पों पर विचार किया जाएगा। बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी की चीज़ें अब आई हैं जो अन्य कई देशों में चल रही हैं। तो इस प्रकार की कोई व्यवस्था वहाँ के लोकल आरडब्ल्यूए और ट्रेड एसोसिएशन से बातचीत करके एक ऐसा तंत्र विकसित करेंगे कि जिससे चांदनी चौक की ऐतिहासिकता भी बरकरार रहे, व्यापार करने वालों को परेशानी ना हो और चांदनी चौक में रहने वाले लोग
ट्रैफिक के झंझट में ना फंसे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब चर्चाओं का दौर शुरू होगा चांदनी चौक के लोगों के साथ, तो हम निश्चित रूप से इसका हल निकालने में कामयाब होंगे। क्षेत्रीय मुद्दों की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा एक ये भी आता है कि गंदगी। प्रधानमंत्री मोदी लगातार नारा दे रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान, उन्होंने जारी भी किया हुआ है और वो लगातार कहते हैं कि भारत को स्वच्छ रखे, गंदगी ना फैलाए, कूड़ेदान में डालें। इसके लिए अलग अलग तरह की चीज़ें भी चलाई गई कि गीला कचरा इसमें और सूखा कचरा इसके लिए। बावजूद इसके 10 साल आपकी सरकार को हो गए, लेकिन चांदनी चौक का वही हाल है। देखिए, अगर मैं गंदगी की बात करूं तो गंदगी केंद्र सरकार के विषय नहीं है। गंदगी दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम का विषय है। और इसमें मुझे कोई कहने में संकोच नहीं है कि दिल्ली नगर निगम, जब से वहाँ पर आप पार्टी का शासन हुआ है, तब से पूरे मेरे चांदनी चौक का जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है उसमें गंदगी का साम्राज्य बन गया है। लोग काम करने को तैयार नहीं है। अभी आपने अलग अलग कचरे के डब्बे की बात करी। क्या कभी दिल्ली नगर निगम ने इस बात पर विचार किया कि इस प्रकार के कचरे के डब्बे अलग अलग स्थानों पर लगाए जाए? क्या कभी दिल्ली नगर निगम ने वहाँ के जो RWA हैं, वहाँ के जो ट्रेड एसोसिएशन है, क्या कभी उनसे बुला करके बात करी? क्या नगर निगम की गाड़ी वहाँ पर कूड़ा उठाने के लिए समय पर पहुँचती है? तो नगर निगम इस मामले में पूरी तरीके से फेल है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि ये दिल्ली नगर निगम नहीं है, ये दिल्ली नरक निगम बन गया है चांदनी चौक लोकसभा के लोगों के लिए। और दिल्ली नगर निगम की कार्यप्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है, क्योंकि दिल्ली नगर निगम लोगों के प्रति ना तो संवेदनशील है और ना नगर निगम में कोई जिम्मेदारी का एहसास है। आपने दिल्ली नगर निगम को दिल्ली नरक निगम बताया, ये खैर बहुत बड़ा आरोप आपने लगाया आम आदमी पार्टी पर, इसका जवाब भी आम आदमी पार्टी की तरफ से आ सकता है। लेकिन दूसरा जो प्रमुख मुद्दा है सर, मैंने खुद उन गलियों में जा करके देखा है कि बिजली के नंगे तार, ना करे नारायण कोई अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो सैकड़ों की तादाद में लोगों की हत्या हो सकती है वहाँ पर। देखिए, आपको मैं ध्यान दे रहा हूँ, जब केजरीवाल जी शुरू में दिल्ली में आए थे, तो आप यदि याद करें और वो रिकॉर्ड पर होगा, उन्होंने ये कहा था कि हम ऐसा तंत्र विकसित करेंगे कि ये जो बिजली के तार लटके हुए हैं ये अंडरग्राउंड हो जाएंगे। क्या हुआ उसका? 2013 के 14 के आसपास उन्होंने ये बात कही थी। आज 14 से लेकर के आज कितने साल हो गए? क्या उस पर एक कागज भी मूव हुआ? क्या उस पर जिन लोगों को ये काम करना था उनके बारे में चर्चा हुई? कुल मिलाकर के अरविंद केजरीवाल का दिल्ली और दिल्ली के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। उनका एक ही लक्ष्य है कि अपनी वो जो कथित पार्टी है उस पार्टी को कैसे कैसे अन्य राज्यों में वो फैलाएं। जिस प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं उस प्रदेश को लेकर के वो निश्चित रूप से बेहद असंवेदनशील है। और जो बुनियादी मुद्दे हैं, आम आदमी के जो रोजमर्रा की जिंदगी के बुनियादी मुद्दे हैं जो दिल्ली सरकार को हल करना चाहिए, उस पर दिल्ली सरकार भी पूरी तरीके से फेल साबित हुई है। सर, आप एक ऐसे इलाके से आते हैं, आपकी जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि दिल्ली की सबसे छोटी लोकसभा सीट है आपकी चांदनी चौक लोकसभा सीट। दिल्ली में हमने पिछले 2 सालों में देखा कि हनुमान जयंती, रामनवमी, इन पर शोभा यात्रा निकालने वालों पर पथराव हुआ। लेकिन आप जब अगर जीत कर आते हैं तो दोनों समुदाय के बीच, हिंदू और मुसलमानों के बीच कैसे तालमेल बैठाएंगे? देखिए, जिस भी घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आए हैं तब से पर्टिकुलर इस क्षेत्र में कभी भी किसी भी समुदाय के बीच तनाव नहीं रहा और ना किसी प्रकार की कोई घटना हुई है, जो इस बात को स्पष्ट दर्शाता है कि दिल्ली का चांदनी चौक का इलाका सही मायने में गंगा जमुनी तहजीब की एक जिंदा मिसाल है। अलग अलग तरीके के लोग वहाँ पर रहते हैं और मेरा अपना मानना है कि सभी जिम्मेदार लोग हैं और सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कुछ विशेष सोचने की बात है और इसमें कहीं कोई दम मुझे दिखाई नहीं देता।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप बैठे हैं, तो इसी से जुड़ा एक सवाल मेरा रहेगा, इसको आप हल्के अंदाज में लेना। आपने चोर बाजार का नाम सुना है? क्या आप कहीं भी गए हैं? आपने सुना होगा कि चोर बाजार में बहुत महंगी महंगी चीजें सस्ते दामों पर बिकती है। तो क्या ये उन बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ धोखा नहीं हो रहा है? देखिए, मैं हर उस बात का विरोध करूंगा जो बात कानून के खिलाफ जाएगी। कानून के खिलाफ अगर कोई भी जाता है, आखिरकार देश में नियम है, कानून है, उसकी पालना तो सबको करनी है, चाहे वो कोई क्यों ना हो। तो इस दृष्टि से बाजार में जो एक्चुअल चीज है, यदि उसका दाम वहां पर महंगा है और जिस बाजार का आप जिक्र कर रहे हैं वहां पर सस्ता है, तो ऐसा क्यों है? और जो लोग ये काम कर रहे हैं उनको क्यों नहीं पकड़ा गया? लेकिन मैं आपको यहां पर एक बात और कहना चाहता हूं। ये तो आपने उदाहरण दे दिया, लेकिन उन बड़ी विदेशी कंपनियों का क्या, जो लागत से भी कम मूल्य पर सामान बेच रही है? वो भी एक तरीके की चोर बाजारी है। जो वस्तु का वास्तविक मूल्य है, जो लागत है, उस लागत पर मामूली प्रॉफिट जोड़ करके देश के कंज्यूमर को दिया जाए, यही सिद्धांत है। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिस तरीके से अविश्वसनीय डिस्काउंट दे रही हैं, वो उनके जरिए फर्जी सामान बिक रहा है, जिम्मेदारी कुछ नहीं है, तो वो भी तो इसी श्रेणी में आती हैं। तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। काइंड ऑफ स्कैम टाइप का, लोगों की जनता के साथ, आम जनता के साथ स्कैम कर रही है बड़ी बड़ी कंपनियां। ठीक है, और उसमें केंद्र सरकार ने काफी सारे कदम उठाए हैं। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री, जिसके मंत्री आदरणीय श्री पीयूष गोयल जी हैं, उन्होंने अनेकों बार इस पर काफी नियम भी बनाए हैं और काफी कदम उठाए हैं। डार्क पैटर्न को लेकर के एक अलग बात कही गई है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स को लेकर के एक अलग बात कही गई है। ये सारे मुद्दे पहली बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उठ करके आए हैं, और सरकार की पूरी ये कोशिश है कि ऐसे जिस प्रकार के लोग यदि नियम कानून को न माने, तो उनको अपने कारोबार के विषय में सोचना होगा, और सरकार इस पर सख्ती से काम कर रही है और काफी बड़ी संख्या में लोगों को इसका लाभ भी मिल रहा है। दिल्ली की एक और सबसे बड़ी समस्या, पूरी दिल्ली की और एनसीआर से जुड़े हुए सभी क्षेत्रों की सबसे बड़ी समस्या है प्रदूषण। आपने भी देखा होगा विगत 5 सालों में प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ जाता है, लेकिन दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों के बीच एक फाइट तय हो जाती है। आने वाले समय पे कहते हैं कि केंद्र सरकार हमें मदद नहीं कर रही है। अरविंद केजरीवाल खुद कहते हैं कि हमें केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही है। आपने देखा होगा कि 5 सालों में हमने कोविड के मास्क अभी 2 सालों में देखना स्टार्ट किए, लेकिन अब आने वाले टाइम में कोविड के मास्क लोग प्रदूषण के समय लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। 7 साल का बच्चा हो या 70 साल का बुजुर्ग, सबके मुंह पर कोविड का मास्क लग गया है। राजधानी दिल्ली के लोगों को कैद कर दिया गया है घरों के अंदर। अगर प्रवीण खंडेलवाल अपना कुछ आइडिया इस पर देना चाहते हैं कि प्रदूषण को किस तरह से कम किया जा सकता है। देखिए, एक बार फिर मैं कहूंगा कि प्रदूषण के मामले को लेकर के भी दिल्ली सरकार इस मोर्चे पर पूरी तरीके से फेल साबित हुई है। पर्यावरण राज्य सरकार का विषय है, और राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए वो तमाम सारे उपाय किए जाएं जो उपाय जरूरी हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, दिल्ली की सरकार बजाय उसका जो फंडामेंटल इशू है उसको समझने की बजाय ये फलाने नंबर की गाड़ी बंद कर दो, ऑड चला दो, इवन चला दो। ये ऑड इवन तो टेम्परेरी मेजर्स है, तो क्या पूरी जिंदगी भर हम ऑड इवन में झूलते रहेंगे? इसका कोई स्थायी हल दिल्ली सरकार ने क्यों नहीं निकाला? क्या दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के पास में कोई फुल प्रूफ प्लान लेकर के गई? और ऐसा फुल प्रूफ प्लान जिसको जितने भी पर्यावरणविद हैं उनके साथ चर्चा कभी की गई दिल्ली सरकार द्वारा? देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान है, और दिल्ली सरकार का केवल एक ही काम है, वो है अनर्गल आरोप लगाना। अरे भाई, आपको जिम्मेदारी दी है, आप एक फुल प्रूफ प्लान बनाते, उस फुल प्रूफ प्लान को आप लेकर के केंद्र सरकार के पास में जाते, उसके बाद यदि केंद्र सरकार काम ना करती तो आपका आरोप माना जाता। लेकिन आप तो कुछ करेंगे नहीं, और आप घर बैठ करके अपने सारे आरोप लगाएंगे।
तो उन आरोपों में कौन सी सच्चाई है? आपकी जिम्मेदारी थी, आपको कदम उठाने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि आपने कदम नहीं उठाया, आप दिल्ली में थोथी राजनीति कर रहे हैं, जिसकी जितनी कड़ी आलोचना की जाए कम है, और उस राजनीति का खामियाजा दिल्ली के लोगों को भुगतना पड़ता है। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि एलजी काम नहीं करने देते, हमें केंद्र सरकार काम नहीं कर देती थी। वो कुछ भी दिल्ली के हित में लेके जाते हैं तो वो कहते हैं कि केजरीवाल एलजी हमें काम नहीं करने देते। दिल्ली के किस हित की बात कर रहे हैं? ऐसी ऐसी क्या चीज लेकर के गए? ये इतनी समस्याएं जो अभी आपने जिसका जिक्र किया, क्या गंदगी का कोई विषय लेकर के गए? क्या सफाई का कोई विषय लेकर के गए? क्या एनवायरनमेंट का कोई विषय लेकर के गए? क्या दिल्ली में रोजगार की बेटर अपॉर्चुनिटी है उसका विषय लेकर के गए? क्या मार्केटों में रीडेवलपमेंट है उसका विषय लेकर के गए? क्या हमारी जो RWAs हैं उनको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए ताकि वो रहने वाले इलाकों को साफ सफाई रह सके, क्या उसका विषय लेकर के गए? कौन सा विषय लेकर के गए? वो सिर्फ उनको अधिकार चाहिए, कर्तव्य की बात भूल जाते हैं वो, और फिर उसका सारा आरोप केंद्र सरकार पर या उनका आसान निशाना दिल्ली के LG होते हैं। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल जी को यह समझना होगा, बड़े बड़े वादे करके आए थे वो, हम भूले नहीं है उन दिनों को, जब अन्ना आंदोलन के बाद उन्होंने ये कहा कि मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा। अपने बच्चों की कसम खाई थी उन्होंने, और उसके बाद वो राजनीति में भी आए। वो कौन से बच्चे थे जिनकी कसम खाई थी? वो बड़े चतुर है, उन्होंने अपने बच्चों की कसम नहीं खाई थी, उन्होंने दिल्ली के बच्चों की कसम खाई थी। तो जब इस प्रकार का राजनीतिक स्तर केजरीवाल जी अगर नीचे गिराएंगे तो फिर दिल्ली के अंदर आखिरकार होगा क्या? अब दिल्ली की जनता किस बुरी तरीके से परेशान हो रही है उसका मामूली अंदाजा भी है उनको। केवल आरोप 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 आरोप, इसके अलावा उनके पास कुछ और काम है? एक काम आप मुझे बताएं जो उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए ठोस काम किया हो। अगर इलेक्ट्रिक बसें आ रही है, उनको केंद्र सरकार दे रही है, अपना नाम चिपका करके बता रहे हैं कि देखिए हमने बस चालू कर दी। तो कह रहे हैं हमने स्कूल बनवा दिए। कितने कौन सा स्कूल बनवा दिया? कहाँ है स्कूल? वो दिल्ली सरकार प्रचार करती है कि हमने क्या नाम है यूरोप से भी अच्छे अच्छे स्कूल बनाए दिल्ली के अंदर। आपने देखा है? वो दिल्ली में एक स्कूल दिखाए जो यूरोप से अच्छा है। आप यूरोप की बात छोड़ दो साहब, आप हमारे ही देश के अंदर जो हमारे बी टाउन है उनके मुकाबले का एक स्कूल आप दिखा दें दिल्ली के अंदर। किस चीज की वो चर्चा कर रहे हैं? उनका जो भी मॉडल है वो राजनीति से प्रेरित मॉडल है, और कहीं उसमें दूर दूर तक उनके दावों में कोई सच्चाई नहीं है। आपके कहने का मतलब केजरीवाल सरकार हर मोर्चे पर फेल है? आप मुझे बताएं ना। लेकिन फिर दिल्ली की जनता भी तो उनको चुनकर भेज रही है वापस। वो गए जमाने की बात थी। अभी अगले साल में चुनाव है। आज मैं 2024 में बैठा हूं। दिल्ली की जनता केजरीवाल को दिल्ली से बाहर भेजने का मन बना चुकी है, और 2025 के जो विधानसभा चुनाव होंगे आप देखिएगा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर दिल्ली के अंदर अब भाजपा की सरकार बनेगी। क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं, और ये ऑन रिकॉर्ड है। पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के हालात को बदला है, आज विश्व में भारत की जो स्थिति है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थिति है। आज हमारा ट्रेड बढ़ रहा है, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, हमारे आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, हम बहुत सारी चीजें अब अपने देशों में बना रहे हैं। तो कितनी बड़ी संख्या में काम हुए। आखिरकार पर्यावरण का मुद्दा कौन लाया? स्वच्छता का मुद्दा कौन लाया? इस प्रकार के मुद्दे देश में कौन लाया? शौचालय का मुद्दा कौन लाया? महिलाओं को एम्पावर करने का मुद्दा कौन लाया? ये सारे मुद्दे वो हैं जो देश के आम आदमी के जनजीवन से सीधे तौर पर ताल्लुक रखते हैं। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि जब हम चुनाव में जा रहे हैं, हमारे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के शासन की विरासत है जिस पर हमें गर्व है, और उस विरासत को एक एक मतदाता खुले मन से स्वीकार करता है। लेकिन दिल्ली का बेटा केजरीवाल और उत्तर प्रदेश के भैया अखिलेश यादव और बंगाल की दीदी ममता बनर्जी, वो तो कहते हैं कि सिर्फ जुमलेबाज हैं, जमीन धरातल पर तो कुछ भी नहीं हुआ। ये क्या है? ये अलग अलग विचारधारा के लोग ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस करते हैं। जहां इनको सुविधा होती है वहां तो ये एक हो जाते हैं, और जहां इनको असुविधा होती है
वहाँ ये अलग हो जाते हैं। अभी इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं कहूँ तो अभी उन्होंने घोषणा करी कि दिल्ली में कांग्रेस का और आपका गठजोड़ होगा और वो मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। आप कल्पना करें कि कांग्रेस का एक नेता और आपका एक नेता दिल्ली में मंच लगा हुआ है, वो उसकी तारीफ करेगा, वो उसकी तारीफ करेगा। वही नेता दोनों जब पंजाब में पहुंच जाएंगे, वो उसको चोर कहेगा, वो उसको चोर कहेगा। क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही गठबंधन है? या जो नेता यहां पर तारीफ कर रहे हैं वो इस बात की कसम खाएंगे कि पंजाब के अंदर हम एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाएंगे? पंजाब में तो खुल करके आरोप लगा रहे हैं एक दूसरे पर, और आप दिल्ली में उन्हीं लोगों के साथ आप गठबंधन कर रहे हैं। किसको धोखा दे रहे हैं आप? वो तो कह रहे हैं मिलकर के चुनौती देंगे हम आपको दिल्ली में। कौन सी चुनौती? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होकर के कैंडिडेट खड़ा होगा और आपको चुनौती देगा। वो गलतफहमी के शिकार है। मैंने आपको कहा देश में कोई चुनौती नहीं है, चुनौती देने लायक ये बचे ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए अतुलनीय कामों की एक लंबी फहरिस्त है। और जब हम उसको गिनाने चलते हैं तो मतदाता कहता है मुझे सब पता है। तो वो किस दिवा स्वप्न में जी रहे हैं, उनको सोचना चाहिए। आज 8 दिन हो गए वो अपना कैंडिडेट नहीं तय कर पाए हैं। तो कौन सा और ऐसा मिलके वो बताए ना जनता को, मिलके क्या करेंगे? और जो यहां मिलेंगे वो पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ नहीं करेंगे। क्या वो इस बात को कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों के मन में चोर छिपा हुआ है। दोनों एक दूसरे को यहां भी धोखा दे रहे हैं और पंजाब में तो एक दूसरे के खिलाफ चल रहे हैं। तो ये सब जनता समझती है। मैं नहीं समझता कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सामने किसी प्रकार की भी कोई चुनौती है। दिल्ली में हम 7 सीटें जीत रहे हैं और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा अब की बात 400 पार। एक और सबसे बड़ी समस्या है पानी। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने वादा किया था कि हमने मुफ्त पानी दिया, साफ पानी दिया, लेकिन हमने कई इलाकों में जाकर के देखा है जहां पर कुछ लोग जबरन प्राइवेट पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 2013 में भी कहा था कि मैं टैंकर माफियाओं को खत्म करूंगा। आज उनकी सरकार को 10 साल होने के आए हैं, लेकिन दिल्ली में आज भी लोग प्राइवेट पानी पीने को मजबूर हैं। और कुछ इलाकों में तो आप यकीन नहीं करेंगे, इतना बदबूदार पानी मिल रहा है जिसे अगर जानवर पशु को पिलाया जाए तो वो भी इनकार कर दे, लेकिन इंसान पीने को मजबूर हो रहे हैं। दिल्ली में पानी कौन दे रहा है? दिल्ली जल बोर्ड। जल बोर्ड किसके अधीन है? दिल्ली सरकार। जल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? दिल्ली के मंत्री। तो इसमें केंद्र सरकार कहां से बीच में आ जाती है? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या उन्होंने जरा केजरीवाल जी जिस पानी का आप जिक्र कर रहे हैं, जरा वो आप केजरीवाल के घर में जाकर के देखो, वो उसी जल का पानी पी रहे हैं या अपने घर में बॉटल का पानी पी रहे हैं? क्योंकि मैं आपको लगातार कह रहा हूं वो असंवेदनशील हो गए हैं। उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि दिल्ली की जनता कहां मर रही है, दिल्ली की जनता को पीने का पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, बिजली मिल रही है या नहीं मिल रही है, जीवन जीने की मूलभूत सुविधाएं मिल रही है या नहीं मिल रही है, दिल्ली की जनता को शौचालय मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। उनको इस बात से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। और आपने पानी का सवाल उठाया तो निश्चित रूप से इसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं, क्योंकि दिल्ली की जल बोर्ड उनके अधीन है। कहीं ना कहीं उनको अब सोचना होगा, अरे भाई आप जो डिपार्टमेंट सीधे आपके अधीन है उस पर आप क्यों तोहमत लगाने को तैयार हैं? क्योंकि उनको काम नहीं करना। और मेरा ये बिल्कुल सीधा आरोप है अरविंद केजरीवाल के ऊपर कि वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने अन्ना हजारे को धोखा दिया, उन्होंने उसके बाद दिल्ली की जनता को धोखा दिया, उन्होंने जो उनके सहयोगी थे उनको धोखा दिया। एक एक करके सहयोगी उनको छोड़ करके चले गए। और उसके बाद यदि कोई व्यक्ति अपने आप को दिल्ली का बेटा कहता है तो उसको ये कहने से पहले शर्म आनी चाहिए कि मैंने जिस दिल्ली का वो बेटा कहते हैं उस दिल्ली को मैंने क्या दिया। आप कोई भी विषय उठाएं, अगर उसमें एक सफलता भी केजरीवाल जी के नाम में हो तो आप बताएं ना। दिल्ली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही सर यही है कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच तनाव बना रहता है। हमने वो सरकार भी देखी है जब अटल बिहारी वाजपेयी केंद्र में थे और दिल्ली में शीला दीक्षित भी थी।
तब भी दिल्ली में विकास हुआ था और दोनों के बीच तालमेल अच्छा था। अचानक ऐसा क्या हुआ कि मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार के बीच तनातनी, और इस तनातनी के बीच दिल्ली की जनता सर पिस रही है, क्योंकि साफ पानी भी नहीं मिल रहा है पीने को, और जो प्राइवेट पानी पी रहे हैं उसका टीडीएस लेवल इतना ऊपर जा चुका है कि अगर वो पी ले तो आदमी की उम्र 10 साल वैसे ही घट जाए। देखिए, आपने अपने सवाल में खुद ही जवाब दे दिया। केजरीवाल जी से पहले दिल्ली में अनेक मुख्यमंत्री हुए। दिल्ली में किसी की सरकार थी, केंद्र में दूसरे दल की सरकार थी। क्या हमने कभी अधिकारों की लड़ाई सुनी? कभी नहीं सुनी। क्या कभी हमने कहा कि एलजी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री काम नहीं करता, मुख्यमंत्री कह रहा है एलजी काम नहीं करता? क्या कभी ऐसा हुआ? कभी नहीं हुआ। क्या कभी ऐसी बात हुई कि दिल्ली सरकार कहे कि केंद्र नहीं काम कर रहे, केंद्र कहे कि दिल्ली नहीं काम कर रही? ऐसा कभी नहीं हुआ। केजरीवाल कहते हैं मुझे काम ही नहीं करने दिया जा रहा, मेरे मंत्री काम करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे मंत्री काम करते हैं तो ईडी को पीछे छोड़ा जाता है। मनीष सिसोदिया को जेल में डलवा दिया, उससे पहले सत्येंद्र जैन। वो कह रहे हैं कि मेरे जितने मंत्री काम करते हैं सबको, मेरी पार्टी को खत्म करने की साजिश है। वो ये कह रहे हैं कि मैं जितने मर्जी घोटाले करूं, जो देश का संवैधानिक संस्थाएं हैं वो मेरे पास ना है। अगर वो ईडी पर आरोप लगाते हैं, वो सीबीआई पर आरोप लगाते हैं, तो मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को और संजय सिंह को जेल में किसने भेजा हुआ है? ईडी ने भेजा है, सीबीआई ने भेजा है, कोर्ट ने भेजा है। तो इसका मतलब है देश की न्यायिक व्यवस्था पर भी अरविंद केजरीवाल जी को एक मात्र भी भरोसा नहीं है, या अरविंद केजरीवाल जी स्वयं चाहते हैं कि वो लोग जेल में रहें ताकि जो काले चिट्ठे अरविंद केजरीवाल जी के हैं वो खुलने ना पाए। ये कहीं ना कहीं बड़ा एक अजीबोगरीब स्थिति है। वो केंद्र पर आरोप लगाते हैं, ईडी और सीबीआई अपना काम करना बंद कर दे क्या? आपने ऐसे कर्म ही क्यों किए कि आज ईडी और सीबीआई को आपके पास में आना पड़ा? 8 बार ईडी नोटिस देता है। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आप कानून की पालना की बात करते हैं। अगर कानून की पालना करनी होती तो पहले नोटिस पर ही अरविंद केजरीवाल ईडी के दफ्तर पहुंच जाते। वो तो अभी भी भाग रहे हैं। आखिर उसकी वजह क्या है? क्यों भाग रहे हैं? अगर आपने कुछ नहीं किया तो डट करके सामना कीजिए ना। आप बताइए ईडी को, उनके सवालों के जवाब दीजिए। और यह अरविंद केजरीवाल को पहले व्यक्ति नहीं है। हमारे पास पिछले वर्षों में दर्जनों ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जहां पर ईडी और सीबीआई ने देश के बड़े बड़े लोगों के खिलाफ, बड़े बड़े राजनेताओं के खिलाफ कार्रवाई की है। वो तो कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार हूं। तो फिर वो क्यों भाग रहे हैं? 8 समन क्यों जारी करने पड़े? क्योंकि कहीं ना कहीं या तो दाल में काला है या दाल ही काली है, इसलिए वो ईडी के समन से भाग रहे हैं। अगर ईमानदार हैं तो उनको ईडी के पास जाना चाहिए और ईडी के जितने भी सवाल हैं उनका संतोषजनक उत्तर उनको देना चाहिए। लेकिन मैं फिर एक बार कहूंगा, अरविंद केजरीवाल का कोई इंटरेस्ट ना तो कानून की पालना करने में है, ना दिल्ली के नागरिकों की भलाई में है, ना दिल्ली से जुड़े हितों पर कोई चिंता और मनन करने की बात है। उनका एकमात्र उद्देश्य है येन केन प्रकारेण दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज रहो और झूठे झूठे आरोप सब पर लगाते रहो और अपनी पीआर एक्सरसाइज करते रहो। और दिल्ली को छोड़ करके हर दूसरे दिन आप किसी दूसरे राज्य में किसी भी बहाने से चले जाओ। ये कुल मिला करके उनका एजेंडा है जिसको दिल्ली की जनता अब समझ चुकी है। पानी से संबंधित एक और समस्या दिल्ली में है सर, जल भराव। बरसात के टाइम पर सोशल मीडिया पर इस तरह के मजाक बनने स्टार्ट हो जाते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ कि अब ऋषिकेश दूर नहीं, रिवर राफ्टिंग दिल्ली में ही कर सकते हैं आप। हमने पिछले अभी जून जुलाई में भी देखा दिल्ली में इस तरह से पानी भर गया। लाल किले में सर पानी चला गया था और मगरमच्छ, इस तरह की समस्याएं वहां पर पैदा हो गई थी। 75 साल हमारे देश को आज़ाद हुए हो गए और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली आज भी उसमें यही हालात है। तो मैं फिर आपको दोबारा कहूंगा, फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट का मुखिया कौन है? किस सरकार के अंतर्गत आता है? वो दिल्ली सरकार के सीधे अंतर्गत आता है।
केजरीवाल जी बताएं, पिछले 10 वर्षों में उन्होंने दिल्ली में बाढ़ रोकने के लिए कौन से पुख्ता कदम उठाए, जनता को बताएं ना। लेकिन क्योंकि उन्होंने कोई कदम नहीं उठाए, जनता को वो बता नहीं सकते, तो उनके पास एक ही काम है कि वो आरोप लगाते रहें। कभी अधिकारी पर आरोप लगाएंगे, कभी एलजी पर आरोप लगाएंगे, कभी प्रधानमंत्री पर आरोप लगाएंगे, कभी भाजपा पर आरोप लगाएंगे। तो क्या उन्होंने जीवन भर ये तय कर लिया है कि वो आरोपों की राजनीति करेंगे? जो दिल्ली की बुनियादी समस्याएं कभी उन पर नहीं देखेंगे। तो कहीं ना कहीं उनको ये समझना होगा कि दिल्ली की जनता इस फरेब जाल को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुकी है, 2 बार ठगी जा चुकी है, और अब तीसरी बार दिल्ली की जनता स्वयं को ठगने के लिए कदापि तैयार नहीं है। इस इंटरव्यू के अंतिम दौर में हम चल रहे हैं और एक बेहद गंभीर और संवेदनशील सवाल मेरा आपसे रहेगा, और उम्मीद करता हूं आप भी उस पर संवेदनशील जवाब देंगे। महिला सुरक्षा, केजरीवाल की सरकार ने सीसीटीवी कैमरे पूरी दिल्ली में लगा दिए हैं, इस तरह का वादा उन्होंने किया, लेकिन हमें देखने को क्या मिलता है? श्रद्धा हत्याकांड, शारदा डेयरी के पास एक नाबालिग लड़की की चाकू से गोद करके हत्या, कंझावला कांड। उसके बावजूद हम इस तरह के मुद्दों पर आज भी बहस कर रहे हैं 75 साल बाद। और लगातार ये सवाल हमारा आपसे सर पूछना इसलिए जायज हो जाता है क्योंकि 10 साल पहले निर्भया कांड दिल्ली में हुआ था, जिसने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया था, और इसी मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाकर केंद्र में मोदी सरकार आई थी। दिल्ली पुलिस केंद्र के अधीन आती है। केजरीवाल लगातार इस चीज की मांग कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस हमारे अंडर आ जाए तो हम महिलाओं की सुरक्षा कर देंगे। सर, ये सवाल तो आप पर बहुत वाजिब उठाया जाता है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच एक संगठन नहीं बन पा रहा है। महिला सशक्तिकरण का नारा दिया गया, दिल्ली से 2 महिला उम्मीदवार भी आपने उतारी, और बावजूद इसके महिला आप पर भरोसा कैसे करें? देखिए, अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो ये 2 विषय हैं। एक विषय है महिला सशक्तिकरण का, और महिला सशक्तिकरण के मामले में रिकॉर्ड इस बात का गवाह है कि पिछले 10 वर्षों में महिलाओं को आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के अनेकों प्रयास, अनेकों योजनाएं, यहाँ तक कि नारी शक्ति वंदन बिल मोदी सरकार पार्लियामेंट में लेकर के आई। जहाँ तक दूसरा सवाल है महिलाओं की सुरक्षा का, वो निश्चित रूप से गंभीर सवाल है। लेकिन यहाँ मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, केजरीवाल जी ने घोषणा की थी कि हर महिला में, हर बस के अंदर एक मार्शल होगा, और दिल्ली की महिलाओं के साथ कोई बदसलूकी नहीं हो सकेगी। कितनी बसें चल रही हैं जिसमें मार्शल है? अगर मार्शल होते तो ये बहुत सारे कांड जो आप कह रहे हो ये कभी नहीं होते। दूसरा, जो दिल्ली की बिजली वितरण प्रणाली है उसमें डार्क स्पॉट कौन से हैं? क्या कभी उसके बारे में कभी सोचा गया? डार्क स्पॉट का मतलब सड़कों पर अंधेरे इलाके, जहां पर अधिकतर इस प्रकार की लाइट्स भी नहीं है, जहां पर अधिकतर इस प्रकार की वारदातें होती हैं। तो क्या कभी डार्क स्पॉट को चिन्हित किया गया? कभी नहीं किया गया। इसी प्रकार से कई चीजों का आइडेंटिफिकेशन होना था, वो नहीं हुआ। तो जब तक जो राज्य की सरकार है वो हमें बताए ना कि उन्होंने क्या कदम उठाए। ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूं मार्शल वाली, ये बात तो केजरीवाल जी ने कही थी। डार्क स्पॉट की बात जब एक मुझे से सामान्य व्यक्ति को समझ में आती है तो अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं समझ में आती साहब? आज रात को चलिए, मैं आपके साथ चलता हूं, रात को मैं आपको दिखाऊंगा दिल्ली की सड़कों में कितना डार्क स्पॉट है। उसको क्यों नहीं, उन डार्क स्पॉट को वहां पर लाइट लगा करके और उसको ठीक किया गया। अधिकतर कांड अगर होते हैं तो वो डार्क स्पॉट पर होते हैं, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी भी महिला के साथ, किसी भी बहन बेटी के साथ अगर इस प्रकार का व्यवहार होता है तो वो कहीं ना कहीं हम सब के लिए सोचने का एक बड़ा विषय है। और चुनाव के बाद
हम सब मिलकर के इस विषय को गंभीर विषय मानते हुए हम सब दिल्ली के सांसद, भाजपा का संगठन इस बारे में कोई ना कोई नीति बनाएगा और इसका कोई ना कोई प्रभावी हल निकाला जाना चाहिए और सभी लोग इसमें सहयोग करें। इसमें पार्टी पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई महिला किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, और माँ, बहन और बेटी वो हमेशा साझी होती हैं, वो किसी की निजी संपत्ति नहीं होती। तो क्या हम सब मिलकर के अपनी माँ, बहन, बेटी के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते? इसमें भी हमें राजनीति करनी होगी। मैं समझता हूँ कि इस पर किसी प्रकार की राजनीति न हो और सभी जिम्मेदार लोग इस पर एक आम राय बनाएं ताकि हम दिल्ली में अपनी माँ, बहन, बेटी की सुरक्षा कर सकें। सुझाव तो काफ़ी अच्छा है सर, लेकिन देखना होगा कि कितना अमल में आता है और दोनों सरकार के बीच कैसे तालमेल बनता है, और देखना ये भी होगा कि आने वाले समय में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार क्या कदम उठाती है। अब की बार 400 पार के नारे के बदले में केजरीवाल ने निकाला है संसद में केजरीवाल, दिल्ली होगी और खुशहाल। संसद में केजरीवाल कभी जाएंगे नहीं, और केजरीवाल के संसद में जाने से दिल्ली कैसे खुशहाल होगी? जरा बताए। अरे भाई, तुम दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, दिल्ली के मालिक हो, तब तो दिल्ली बदहाल हो रही है। तुम संसद में गए, एक एमपी बन के जाओगे तो एक एमपी दिल्ली को खुशहाल कर देगा। यही अंतर विरोध है अरविंद केजरीवाल के व्यक्तित्व में, अरविंद केजरीवाल की वाणी में और अरविंद केजरीवाल के कार्यों में। इन तीनों में अंतर विरोध है, और जब तीनों में अंतर विरोध होता है तो व्यक्ति का जो असली चेहरा है, असली व्यक्तित्व है, वो लोगों के सामने आता है। इससे ज़्यादा अगर मैं कुछ कहूँगा तो मैं समझता हूँ कि वो ठीक नहीं होगा। देखने वाले इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं। चाल, चरित्र और चेहरा, ये तीन चीज़ें हैं, और इन तीनों चीज़ों पर केजरीवाल सरकार नाकाम साबित हुई है, फेल साबित हुई है। दिल्ली के लोगों को अनाथ की तरीके से छोड़ रखा है, और केजरीवाल जी भगवंत मान के साथ पंजाब सरकार के विमान में पूरे देश की यात्रा में लगे हुए हैं। ये है दिल्ली की असलियत। आपकी सीधी फाइट आम आदमी पार्टी से होने वाली है। आपकी बातों से सुनकर यह लगता है कि दिल्ली में अब सीधी फाइट आपकी अरविंद केजरीवाल के साथ है। अंतिम सवाल के साथ इस इंटरव्यू को खत्म करूंगा। चांदनी चौक लोकसभा सीट पर आप चुनाव प्रत्याशी घोषित हुए हैं और कई जगह आप जा भी रहे हैं। किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे और चांदनी चौक की जनता से किन मुद्दों पर वादा करेंगे? कोई 5 वादे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का 10 साल का सफल शासन, मोदी की गारंटी, भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं की फौज और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम काम करेंगे, और दिल्ली के दिल चांदनी चौक को हम जीतने जा रहे हैं। जीत जाए फिर लोगों के साथ बैठ के चर्चा करेंगे और उन 5 मुद्दों को निकालेंगे और उसके लिए बाकायदा टाइमलाइन सेट करेंगे। जो 5 मुद्दे लोगों के साथ बातचीत करके गंभीर आएंगे, उस पर हम उस दिन घोषणा करेंगे कि ये 5 मुद्दे इतने दिन के अंदर हल होंगे। आज अभी से कुछ भी कहना बेमानी होगा। तो एक बार चुनाव हो जाए तब काम करने की जो शैली है और नरेंद्र मोदी जी का जो काम करने के पैरामीटर्स हैं, वो सब मिलकर के दिल्ली को अच्छा बनाएंगे, देश को अच्छा बनाएंगे। प्रवीण जी, आपकी बात से जनता कितनी सहमत और असहमत होती है, ये चुनावी परिणाम के बाद हमें पता चलेगा। एबीपी न्यूज़ के स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चुनावी परिणामों के बाद अगर आप जीतकर दोबारा सांसद चुने जाते हैं तो हम आपसे दोबारा संपर्क करेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।